इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग मतलब हमारी हेडिंग तो यही है कि धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में धातुओं का दहन पढ़ चुके थे। अब अगली हमारी हेडिंग होगी धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। धातु जल से कैसे अभिक्रिया करते हैं इसी के बारे में जानना है। तो जल से अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। एकदम याद रखिएगा, जल से अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। याद है? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? ध्यान से, इसलिए ध्यान से पढ़ा करो। ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, उल्टा सीधा लिख रहे हो आंसर। जल से अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। धातु प्लस जल क्या बनाएगा? धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्लियर? अब इसमें देखो एक और पॉइंट याद रखिएगा, ये भी जो धातु ऑक्साइड, मान लो ये धातु ऑक्साइड बना, तो जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील हैं, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड देते हैं। अगर ये जो धातु ऑक्साइड बन रहा है, ये धातु ऑक्साइड अगर जल में घुल गया तो क्या बन जाएगा? धातु का हाइड्रोक्साइड। मतलब धातु ऑक्साइड प्लस जल अगर घुला तो क्या बनेगा? धातु का हाइड्रोक्साइड। धातु का हाइड्रोक्साइड। क्लियर? अब ये देखिए एक चीज़ हम, अतः जल में घुलनशील धातु ऑक्साइड वाले धातुओं के लिए, अगर मान लीजिए कोई धातु है जिसका हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो धातु का ऑक्साइड बनता है, और धातु के ऑक्साइड बनने के बाद पता चला कि वह ऑक्साइड जल में घुलनशील है, तब हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? उसके लिए हम दोनों रिएक्शन को जोड़ देंगे। जब दोनों रिएक्शन को जोड़ेंगे ना, ये वाला और एक ये वाला, ये ब्लू वाला, ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन, जब दोनों को जोड़ोगे तो ये धातु ऑक्साइड लेफ्ट हैंड साइड में है, ये धातु ऑक्साइड राइट हैंड साइड में है। तो इन दोनों को जोड़ोगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचा? सिर्फ धातु। इधर एक जल ये, एक जल ये, तो कुल मिला कितने जल? 2। इधर क्या बचा है? एक धातु हाइड्रोक्साइड, और क्या बचा है? हाइड्रोजन गैस। कहने का मतलब अगर कोई ऐसी धातु है जिसका ऑक्साइड जल में घुलनशील है, उसके लिए रिएक्शन क्या होगा? धातु लेंगे, 2 मॉलिक्यूल जल का लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? धातु का हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये जनरल हमारा यही रिएक्शन है। धातु प्लस 2 मॉलिक्यूल जल का लेंगे तो क्या बनेगा? धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। किसके लिए? जिन धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं उनके लिए। क्लियर? तो सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, ऐसा नहीं मतलब सब कर लेंगे, बल्कि सब धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। यहाँ जिनको पढ़ना है हमको वहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए, लिखा है पोटेशियम तथा सोडियम धातुएं ठंडे जल के साथ, एकदम याद रखिएगा, ये ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करके अत्यधिक उष्मा उत्सर्जित करती हैं। बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं, बहुत ज़्यादा उष्मा निकलती है, तथा साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। निकल रहा है ना हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है कि हाइड्रोजन गैस जलती है। आज इधर क्या हुआ? बहुत ज़्यादा उष्मा निकली हुई है। उस बहुत ज़्यादा उष्मा की वजह से जो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है वह तत्काल प्रज्वलित हो जाती है, मतलब जलने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि जब सोडियम या पोटेशियम को पानी में डालते हैं तो पानी में आग लग जाती है। क्यों? कि सोडियम या पोटेशियम जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम या पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, और साथ ही साथ अत्यधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है। इस उष्मा की वजह से हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। इसलिए हम कहते हैं कि सोडियम या पोटेशियम को जल में डालने पर जल में आग पकड़ लेता है। क्लियर? ये रिएक्शन निशान लगाए हुए हैं सही का, एकदम कन्फर्म क्वेश्चन पूछता है। इस पर निशान है, एकदम रट लीजिएगा। 2K + 2H2O क्या बना? 2NaOH + H2। हमने इसको ऐड नहीं किया ना, ये दोनों होगा ना, जिसकी ज़रूरत होगी, मतलब हिसाब से बैलेंस कर लेंगे आप लोग। ये देखिए पोटेशियम है 2K + 2H2O = 2NaOH + H2, और साथ में ऊष्मीय ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकलती है। इसको लिखना भी जरूरी, लिख सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन रिएक्शन यही होगा। पोटेशियम प्लस जल ठंडा होना चाहिए, एकदम लिख देना नीचे ठंडा। 2NaOH + H2 ऊष्मीय ऊर्जा। इसी तरह सोडियम ले लो 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 + ऊष्मीय ऊर्जा। क्वेश्चन क्या होता है? जब
पोटेशियम जल से अभिक्रिया करता है, सोडियम जल से अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, साथ में बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्सर्जित होती है। क्लियर? दोनों का रिएक्शन। ठंडे जल से कौन कौन अभिक्रिया कर रहे हैं? पोटेशियम और सोडियम। अभी एक और धातु है, याद कर लीजिएगा, 3 धातु हैं, एक कैल्शियम होता है, तो 3 धातुएं ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेते हैं आसानी से, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, याद रखना। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, लेकिन कैल्शियम का जो रिएक्शन होता है थोड़ा धीमा होता है। यहाँ पे ऊर्जा कम उत्सर्जित होती है, इतना ज़्यादा ऊष्मा नहीं होती है कि हाइड्रोजन को जला सके, इसलिए कैल्शियम को जल में डालते हैं तो वो नहीं होता है, क्या नहीं होता है, आग नहीं लगता है। तो जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। रिएक्शन लिख लो, Ca+2H2O, कैल्शियम धातु है, 2H2O ठंडा, यहाँ भी CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो पूछा जाए ठंडे जल से कौन कौन धातुएं अभिक्रिया कर रहे हैं यहाँ पे? पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछ देता है ठंडे जल से अभिक्रिया करने वाली धातु है, 4 ऑप्शन दे देगा, पहचान लीजिएगा कौन। इस अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं। हाइड्रोजन गैस निकलता है तो कैल्शियम है तो धातु, ऐसा नहीं कि सब कन्वर्ट हो जाता है, कुछ धातुएं होती हैं उस पर क्या होता है, हाइड्रोजन का बुलबुला उस पर चिपक गया, तो बुलबुले में गैस भरी रहती है। अगर गैस किसी भी आदमी से या किसी भी पदार्थ से अटैच हो जाए तो पानी में तैरने लगेगा। वही कह रहा है कि इस अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, तो कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है, पानी में लगता है तैरने। ठीक है, मैग्नीशियम शीतल जल से अभिक्रिया नहीं करता है। मैग्नीशियम जो धातु है ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। Mg+2H2O, MgOH का होल ट्वाइस H2, मैग्नीशियम 2H2O जल, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड H2 हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किससे करता है? किस जल से? गर्म जल से। गर्म जल से कौन सी धातु अभिक्रिया करती है? मैग्नीशियम, Mg। अच्छे से पहचानिएगा, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सही का निशान। क्लियर? यहाँ भी वही कंडीशन, चूँकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे मैग्नीशियम भी तैरना प्रारंभ कर देता है। अगला है एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक आदि धातुएं शीतल तथा गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ये रिएक्शन नहीं करते हैं शीतल और गर्म जल के साथ, ये धातुएं। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे ये आयरन। आयरन क्या होता है? आयरन अभिक्रिया नहीं करता है, किससे? ना ठंडे पानी से ना ही गर्म पानी से। अभिक्रिया नहीं करने का मतलब ये हो गया कि आयरन का जो ऑक्साइड बनेगा वह जल में घुलनशील नहीं होगा। तो धातु जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। वही रिएक्शन यहाँ पे फॉलो होगा। भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। रिएक्शन 2Al+3H2O, भाप पानी ही है, गर्म कर देंगे भाप हो जाएगा, इसका भी फार्मूला वही होता है। वाटर क्या बनेगा? Al2O3, एल्युमिनियम का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, इसके पहले भी रिएक्शन पढ़ चुके हैं, यहाँ भी देख लेंगे। 3Fe+4H2O गैस, भाप। गैस का मतलब वाष्प ही होता है, वाष्प भी कर सकते हो, भाप भी कर सकते हो। ये भी बहुत गर्म होता है, रक्त तप्त लेते हैं। रक्त तप्त ले लेंगे तो जानते हो क्या होगा? जैसे ही इस पर पानी डालोगे तो वहीं से ऑटोमेटिक भाप बन जाएगा। तो क्या बनता है? फेरोसोफेरिक ऑक्साइड Fe3O4+4H2O, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड और फेरिक क्या होता है जब आयरन वाष्प से अभिक्रिया करता है, या क्या होता है जब रक्त तप्त आयरन जल से अभिक्रिया करता है? क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा हम क्या कह रहे हैं। क्या होता है जब आयरन वाष्प से अभिक्रिया करता है? तो वाष्प से अभिक्रिया करेगा तब भी यही बनेगा, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। क्या होता है जब रक्त तप्त आयरन जल से अभिक्रिया करता है? तो जल, अब दिमाग में ये आएगा कि जल से तो अभिक्रिया करता नहीं है, लेकिन करेगा। इसलिए करेगा कि जैसे ही गर्म लोहे पर पानी डालोगे तो तुरंत भाप बनेगा, और वो भाप आयरन से अभिक्रिया करके फिर यही बनाएगा, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। जिंक है Zn+H2O, भाप ले लोगे तो क्या बनेगा? ZnO+H2। लेड, कॉपर, सिल्वर, Au जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं। न शीशा, न कॉपर, न चांदी, न सोना।
ये जल से अभिक्रिया नहीं करता। अगर सोना जल से अभिक्रिया करने लगे तो क्या होगा, सोच के बताना क्या होगा। 3Fe + 4H2O Fe3O4 फेरोसो फेरिक ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, आयरन के दो ऑक्साइड होते हैं, एक होता है फेरस ऑक्साइड, यहीं पे समझा देते हैं थोड़ा सा। आयरन के दो ऑक्साइड, एक होता है FeO फेरस ऑक्साइड, एक होता है Fe3O4 Fe2O3, एक होता है, ये होता है फेरस ऑक्साइड, ये होता है फेरिक ऑक्साइड। क्लियर, ये दोनों ऑक्साइड बनता है, दोनों ऑक्साइड को हम ऐड कर देते हैं तो दोनों Fe एक ये है, दो ये है, तो कुल मिला कितना हुआ 3 Fe3, O कितना हो गया 3 1 4 Fe3O4। इसी को मैग्नेटिक ऑक्साइड या चुंबकीय ऑक्साइड भी बोलते हैं, आयरन का चुंबकीय ऑक्साइड। क्लियर, इसलिए फेरस फेरिक दोनों ना, फेरोसो फेरिक ऑक्साइड मतलब फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, एकदम याद कर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2, बिल्कुल दिमाग मत लगाना कि आयरन है मेटल है रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्साइड बनेगा जल बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगली हेडिंग है हमारी धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, अम्ल क्षार और लवण में धातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, तो धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। धातु तनु अम्ल रिएक्शन करेगा संगत लवण हाइड्रोजन गैस, 4 रिएक्शन है, 3 रिएक्शन 4 रिएक्शन है, कंप्लीट कर लीजिएगा। MgHCl क्या होता है, जब मैग्नीशियम तनु HCl से अभिक्रिया करता है, प्रोडक्ट लिख के कंप्लीट कर लीजिएगा। एल्युमिनियम HCl से अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनेगा, जिंक HCl से करेगा तो क्या क्या बनेगा, आयरन HCl से करेगा तो क्या क्या बनेगा। रिएक्शन को प्रोडक्ट बना करके बैलेंस कर लीजिएगा। क्लियर, और ये सबसे अच्छी जानने वाली चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, संगत लवण बनता है। तो 3 ही एसिड आप याद करिएगा सिर्फ यहाँ पे फ़िलहाल अभी, एक है हमारा 2 ही एसिड, एक एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक है H2SO4। तो इन सबका रिएक्शन H2SO4 के साथ भी आप लिख करके चेक कर सकते हो, तो बन जाएगा संगत लवण और हाइड्रोजन गैस। और एक और अम्ल होता है, मतलब वही अम्ल जिसमें हाइड्रोजन होता है उसी से तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। हाइड्रोजन एक और अम्ल में होता है ना, HNO3 नाइट्रिक अम्ल में। तो नाइट्रिक अम्ल क्या करता है, यहाँ पे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। हाइड्रोजन है इसमें लेकिन हाइड्रोजन नहीं निकलता है, क्यों, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, एकदम याद रखिएगा। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक का काम क्या है, किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन को जोड़ने का काम, उसी को कहते हैं ऑक्सीकारक, जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। हाइड्रोजन तो यहाँ भी निकलता है लेकिन ऑक्सीकारक है तो क्या करता है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को ऐड करेगा तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनेगा। तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनने का मतलब वाटर, इसका मतलब हाइड्रोजन की जगह पर क्या बनेगा, जल, जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है तथा स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड, नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड यहाँ पे हैं, किसी ऑक्साइड में बदल जाता है। अपने बना लेगा नाइट्रोजन का ऑक्साइड और वहाँ पे क्या बना देगा, जल। नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O को क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। NO को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर, में अपचयित हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन एक और फिर पूछने वाला है। मैग्नीशियम और मैग्नीज 2 धातु एकदम याद कर लीजिएगा। मैग्नीशियम और मैग्नीज अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस उत्सर्जित करते हैं। Mg + 2HNO3 MgNO3 का होल ट्वाइस + H2 मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। Mn + 2HNO3 MnNO3 का होल ट्वाइस + H2 मैग्नीज नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अति तनु। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा ना कि आपके सिलेबस में तो क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि कौन सी धातु है नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, Mg और Mn। तो कोई ज़रूरी नहीं है अति तनु यहाँ पे लिखा हो, अगर आगे पढ़ेंगे आप, मतलब इंटरमीडिएट में जाएँ या आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पे ये सब नोटेशन आएगा। वैसे जनरल यहाँ पे अगर पूछ ही दे कि क्या होता है जब मैग्नीशियम नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। क्या होता है जब Mn नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीज नाइट्रेट बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। क्लियर।
नाइट्रेट। ठीक है। क्रियाकलाप 3.11 लिखना है आपको अपने लैंग्वेज में। इसका क्या मतलब, इस क्रियाकलाप में है क्या? इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक थी, अर्थात यह अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी थी। कॉपर की स्थिति में न तो बुलबुले बनते हैं और न ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। इससे पता चलता है कि कॉपर दोनों HCl से अभिक्रिया नहीं करता है। अतः अभिक्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार से MgAlZn FeCu। यही चारों रिएक्शन है क्रियाकलाप में। यही मैग्नीशियम है, एसिड लेना है, चाहे एसिड आपका H2SO4 हो चाहे HCl हो, तो क्या होगा तो देखेंगे मैग्नीशियम जब इससे रिएक्शन करेगा तो बहुत ज़्यादा बुलबुले उत्सर्जन होने का मतलब ना ज़्यादा हाइड्रोजन गैस का निर्माण। एल्युमिनियम उसके बाद कम, उससे कम जिंक, उससे कम Fe, मतलब इसमें से वही है आर्डर हमारा। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस कौन उत्सर्जित करेगा? मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, और कॉपर तो करेगा ही नहीं, इसलिए इसको हम नहीं लिखें तो ठीक है। ठीक है, यहीं तक रहने दीजिए। ये रिएक्टिविटी का आर्डर यही होगा। ठीक है, कॉपर रिएक्शन ही नहीं करेगा डाइल्यूट HCl से। क्लियर? ये क्रियाकलाप है, इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा। अगर चारों में रिएक्टिविटी आर्डर पूछे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और Fe में कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और Fe में कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो आर्डर से ही लिखे हुए हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन। अगला हेडिंग है हमारा एक्वा रेजिया। अम्लराज, नाम सुने होंगे किसे कहते हैं। यह 3 संबंध एक अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है, एकदम ताज़ा बना हुआ। मतलब अम्लराज का मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अगर अनुपात हम लिखते हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल, तो 3 भाग HNO3 और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल, तो इन दोनों को मिलाने पर जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्वा रेजिया या अम्लराज। अगर हम क्वेश्चन पूछे अम्लराज किसे कहते हैं, तो यही आपका आंसर होगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3 संबंध 1 के अनुपात में मिलाने पर जो ताज़ा मिश्रण बनता है उसी को हम एक्वा रेजिया कहते हैं। रॉयल जल भी बोला जाता है, याद रखिएगा, रॉयल जल। ठीक है। एक्वा रेजिया भवकता द्रव होने के साथ प्रबल संचारक, भवकता द्रव मतलब बॉयल करता है। प्रबल संचारक का मतलब सोच लो कि सोने को भी गला देता है, या गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। गोल्ड और प्लेटिनम को भी गला देगा, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले ये क्षमता नहीं होती। चाहे वह क्या बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल ले लो, उसमें गोल्ड डालो, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएगा। कंसनट्रेट H2SO4 ले लो, उसमें डालो, कुछ नहीं होगा। कंसनट्रेट HCl ले लो, उसमें डालो, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर अम्लराज में डाल दें गोल्ड और प्लेटिनम को, तो थोड़ी देर के बाद सोना पता ही नहीं चलेगा गया कहाँ। क्लियर? यहाँ पे अम्लराज है। क्लियर? यहाँ तक ये है हमारा, यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। फिर इससे भी क्वेश्चन जो होंगे एक्सरसाइज पे सॉल्व करिएगा। 4 क्वेश्चन जो हम दिए हैं उसका कंप्लीट करके अगर मन करे तो चेक करा लीजिएगा, या पिछले लिखे हुए हैं ना आप लोग पीछे, इसी से आप लोग मैच करा लेंगे तो वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।